कि हमारी 300 करोड़ की जमीन वेंडर को दे। वेंडर भीख मांगने नहीं आया है, ये वेंडर का अधिकार है जो तुमको देना पड़ेगा और हम लड़ के लेंगे। अभी जितना भी प्लान बनेगा उस प्लान में इसी ताकत के साथ, इसके 3 गुने ताकत के साथ, वो प्लान में जो जगह हमको चाहिए वो जगह 500 करोड़ की रहे चाहे 1000 करोड़ की, किसी के बाप की नहीं है, हमारी है। हमको चाहिए, हम लेके रहेंगे। उस बेंडिंग के काम करने वाले एक एक व्यक्ति को जैसे और किसी कर्मचारी को, किसी व्यवसायी को, किसी को लाइसेंस मिलता हो, ऐसे उसको भी आइडेंटिटी कार्ड देने का काम किया जाए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, वो जमीन किसी के बाप की नहीं है। और कोई अधिकारी ये कभी नहीं कह सकता कि हमारी 300 करोड़ की जमीन वेंडर को दे। वेंडर भीख मांगने नहीं आया है, ये वेंडर का अधिकार है जो तुमको देना पड़ेगा और हम लड़ के लेंगे। तो सुमित जी, ये बहुत जरूरी बात था कि उन लोगों ने वो सारी लिस्ट हटा दी, वो सारी जगह हटा दी जो हमने उनको दिया था। आज जो लिस्ट, आज जो वेंडिंग जोन उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो लिस्ट टीवीसी का रिकमेंडेशन नहीं है, वो उनकी अपनी मनमर्जी है। और आज भी दिल्ली 6, जो आप लोग सब कहते हैं कि सबसे कंजस्टेड जगह, जहां जगह कम है, वहां आज भी इतनी जगह है कि कम से कम 5000 वेंडर को बिठाया जा सकता है। वो लोग मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं विथ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकान वालों को जगह दे सकते हैं और मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। लेकिन जब हमने बोला कि भाई मल्टी लेवल पार्किंग में स्ट्रीट वेंडर कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो पूंजीपतियों को वो कुछ भी दे सकते हैं, हमारे वेंडर को नहीं दे सकते। जितनी जगह हमने बताई, सभी जगहों के लिए एक लाइन में बोला, ये जगह तो हमने पार्किंग को दे दी। हमने बोला पेपर दिखाओ कि आपने पार्किंग को अलॉट कर दी। आज तक एक पेपर सामने नहीं आया कि जिसमें वो दिखाएं कि ये पार्किंग को अलॉट किया। सबसे बड़ी बात कि आम आदमी का रोजी रोटी, हमारा रोजगार, हमारे परिवार का भविष्य जरूरी है या पार्किंग के लिए कार के लिए पार्किंग लगाना ज्यादा जरूरी है? तो एक कार पार्किंग में हमारा कम से कम 3 वेंडर, मतलब 3 परिवार, मतलब वो जिसका सामान बेचता है उसका कम से कम 2 आदमी का परिवार, 5 परिवार, मतलब कम से कम 25 आदमी का अपना जीवन यापन चलता है। तो एक कार की जगह 25 आदमी के जीवन से ज्यादा जरूरी है। 25 आदमी की जिंदगी, उसकी रोजी रोटी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके इलाज से ज्यादा जरूरी है एक कार का पार्किंग। ये पार्किंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, ये जगह कार पार्किंग के लिए है। तो सुमित जी, ये सब बातें बहुत जरूरी थी जिसको लोगों को जानना जरूरी है कि कोई नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया है, बहुत दबाव में किया है, ठीक किया है, लेकिन अभी भी उनका रवैया हमारे पूरी तरीके से खिलाफ है। तो क्या हम इसको मानेंगे? 4 आदमी नहीं मानेगा, बाकी लोग मान लेगा। हम मानेंगे क्या? ये आवाज होनी चाहिए। हमारी जगह हम लड़ के लेंगे ना? हाँ, तो अब बाकी लोग बोलेंगे। ये बात बोलना बहुत जरूरी था कि अभी जितना भी प्लान बनेगा उस प्लान में इसी ताकत के साथ, इसके 3 गुने ताकत के साथ, वो प्लान में जो जगह हमको चाहिए वो जगह 500 करोड़ की रहे चाहे 1000 करोड़ की, किसी के बाप की नहीं है, हमारी है। हमको चाहिए, हम लेके रहेंगे। सौंदर्यीकरण के कारण कहते हैं बाजार हटा दो, उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनको कहा, यही मैं बताना चाहता हूँ, हेमा कोहली जज साहब की बेंच में, और उन्होंने इतने अच्छे ऑर्डर किए हम पटरी वालों के लिए। उन्होंने एमसीडी को सख्त कहा, पहले इन लोगों को जगह दो, जब तक इनको जगह नहीं दोगे आप इनको नहीं हटा सकते। इतने बड़े ऑर्डर लेने के बावजूद भी हम एमसीडी के पास गए, हमने उन्हें कहा पहले हमें जगह दे दो, जगह दे दो कि हम यहाँ से हट जाएंगे, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है। उसके बाद भी एमसीडी वाले और पुलिस वाले हमारी एक नहीं सुनते थे, हम तो हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते, हमें इतना परेशान करते थे वो लोग। उसके बावजूद फिर एंड में थक हार के हम एनएचएफ वालों के पास गए, भाई हमारी मदद करने की कृपा करें। एनएचएफ से सुमित भैया जी, मोहित भैया जी और राजेश जी, और शायद बाकी मैं नाम नहीं बता सकता, हमारे साथ कई लोग थे। इन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, ये लोग हमारे साथ करोल बाग में है, हमने इन्होंने कहा माल लगाओ, हम आपके साथ में, हमने माल लगा लिया।
उसके बाद एमसीडी और पुलिस वाले आए, इन लोगों ने हम सब ने मिलकर इनका मुकाबला किया और मुकाबला करना इन लोगों ने सिखाया, एनएचएफ वालों ने। उसमें क्या हुआ, एमसीडी वालों को कम से कम 4 घंटे पुलिस बूथ में बिठाना पड़ा, बैठे रहे उनको, और ये सब एनएचएफ वालों की वजह से ही हुआ। कहाँ वो हमारा माल उठा के ले जाते थे। 4 घंटे एमसीडी वालों को पुलिस बूथ में बिठाया रखा, और उसके बाद पुलिस वालों ने हमारे सारे कोर्ट के पेपर देखे। उसके बाद है, मैं कहता हूँ माता रानी इनको बहुत मतलब वो कह रहे हैं ना, सद्बुद्धि दे, एनएचएफ वालों को हमेशा मतलब शक्ति दे। उसकी वजह से करीब 4 महीने से हमारा साप्ताहिक बाजार बहुत अच्छी तरह लगाया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ माता रानी इनको बहुत सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। ये 2014 में पार्लियामेंट में इनेक्ट किया, और आज केवल उस एक्ट को बनाने की बात नहीं की, लगातार एज ए चेयरमैन अगर जगदम्बिका पाल ने बैठक की कि ये नहीं चलेगा, कि ये कानून पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू हो गया, बहुत से राज्य ने इस एक्ट को लागू नहीं किया। आप विश्वास करिए, इस कमेटी ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज को बुला के आपके इस कानून को लागू करवाने का काम। और चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे देश के किसी अन्य राज्य की पुलिस हो, हमने कई बार उनके अधिकारियों को बुलाया, हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को बुलाया, एमसीडीज को बुलाया, तमाम राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु, देश के सभी राज्यों के। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट, आप लोग सोचते होंगे कि ये पार्लियामेंट के एमपी या पार्लियामेंट की कमेटी क्या काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके शक्तिमान घोष साहब ने उसके पन्ने भी गिने हैं, कितनी बैठकें हुई उसको भी जानते हैं, और कितनी मेहनत से जो रिपोर्ट की एक एक लाइन है वो देश के एक एक हाकर के हक में है, आपके हकूक में है, आपकी अधिकारों की रक्षा करने का। तो निसंदेह कितनी मेहनत से, शिद्दत से हमने किया। इसलिए किया कि जब कानून में है तो फिर एक एक हाकर्स को, एक एक स्ट्रीट वेंडर्स को, एक एक रेडी पटरी वाले को आइडेंटिफाई करने का काम क्यों ना करे प्रशासन, क्यों ना म्यूनिसिपल कमिश्नर काम करे, क्यों ना नगर पालिकाओं में काम करे, ईओ करे, एसडीएम करे, ओसी करे। ये जिम्मेदारी बनती है, ये आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपका अधिकार बनता है। जब भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया, हमारी सरकार ने कानून बना दिया, तो ये अधिकार आपका बनता है। मैं इसलिए आपके बीच में चला आया कि आपको इस बात से अवगत करा सके कि आज उस कानून बनने के बाद हम सब की मंशा, हमारी सरकार की मंशा है कि एक एक वेंडर जो वेंडिंग का काम करता है, उस वेंडिंग के काम करने वाले एक एक व्यक्ति को, जैसे और किसी कर्मचारी को, किसी व्यवसायी को, किसी को लाइसेंस मिलता हो, ऐसे उसको भी आइडेंटिटी कार्ड देने का काम किया जाए, जिससे कि वो अपने सम्मान से, अपनी ज़िंदगी को इज्जत से कह सके कि हम रजिस्टर्ड हॉकर हैं, या हम रेडी पटरी या खोचा लगाने वाले हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हम भी मेहनत मजदूरी करके देश को बनाने का काम कर रहे हैं। हम भी जो कमाते हैं उसमें से टैक्स देने का काम करते हैं। और उस सर्वे के बाद आइडेंटिटी कार्ड इशू हो। देश में सबसे खराब स्थिति दिल्ली की ही थी। जब मीटिंग हमने किया, लगातार हम उस पर जोर देते रहे। आज हमसे संजय जी मिले थे, यहाँ से जाके उनका फिर से बैठक बुला लीजिए। मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि बैठक बुलाऊंगा। गरीबों के मसीहा जगदम्बिका पाल जी। और केवल आपको रजिस्टर करना ही नहीं जिम्मेदारी प्रशासन की, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, या नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपको रजिस्टर्ड करना जिम्मेदारी है, आपको आइडेंटिफाई करना जिम्मेदारी, आपको चिन्हित करना जरूरी है, और चिन्हित करके आइडेंटिटी कार्ड इशू करना जरूरी है। आइडेंटिटी कार्ड इशू करके मैंडेट है। फिर टाउन बेंडिंग जोन बनाना जरूरी है कि टाउन बेंडिंग जोन हो, जिससे ये नहीं कि आज आप यहाँ लगा रहे हैं बरसों से, और एक रात कोई नया अधिकारी कर्मचारी आ गया, वो आपकी फड़ को उठा के लेके चला जाए। ये जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अधिकार दिया है, और इस कानून ने आपको भी अधिकार देने का काम किया है। इसलिए ये नहीं है कि आपको, और वो टाउन बेंडिंग जोन बना करके एक टाउन बेंडिंग कमेटी बननी चाहिए, और वो टाउन बेंडिंग कमेटी बनेगी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर की या
इनकी अध्यक्षता में बनेगी। हमने उसमें लोकल एमपी का भी प्रोविजन डाला है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, क्योंकि हमेशा जो जनता के द्वारा चुना जाता व्यक्ति, उसे हमेशा जनता का दर्द का एहसास रहता है कि हमारे जो भी मेहनत के मजदूर हैं। और आज हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारी सरकार एक सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो समाज में, देश में एक सबसे बड़े आज पीएम स्वनिधि 42 लाख लोगों को दिया। लॉकडाउन में रेडी पटरी वाले जो अपने घरों में थे, 10,000 रुपया बिना कोलेट्रल के देने का काम हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे पहली सरकार ने किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 42 लाख लोगों को 10,000 रुपया पीएम स्वनिधि में देने का काम लगातार पीएमओ उसको मॉनिटर करता रहा। लगातार हमारा मंत्रालय महुआ हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से भी डीएम से मॉनिटरिंग करते हैं। और वो टाउन वेंडिंग कमेटी में आपके भी प्रतिनिधि होंगे। जहाँ भी टाउन वेंडिंग जोन बनेगा वहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे 40%। और वो 40% आपके हक हकूक के लिए जब आपका प्रतिनिधि रहेगा, अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, तो भविष्य में फिर कोई आपको हटाने का काम नहीं कर सकता है, जो आज आप दर बदर की ठोकर खाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में उसकी लगातार बैठक होनी चाहिए। जब कभी हमारी मीटिंग होती है, अभी हम लोग मेघालय गए, त्रिपुरा गए, असम गए, मणिपुर गए, तो हमने इम्फाल में बैठक की, वहाँ चीफ सेक्रेटरी, और वहाँ पे भी इस पीएम स्वनिधि के मामले को, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जो लागू हुआ, उसको लेकर के विस्तार से हमने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मीटिंग किया, हमने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया, हमने आसाम की राजधानी गुवाहाटी में किया, हमने मेघालय की राजधानी शिलांग में किया। और सब जगह आप यहाँ बैठे हैं धरने पे, लेकिन अगर हम मेघालय में हैं तो वहाँ के भी वेंडर्स की चिंता ये कमेटी कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शक्तिमान दादा जिंदाबाद, शक्तिमान दादा जिंदाबाद। आज पूरे देश में एक धरना दिला। तो आज वो टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होती रहे, बैठकें नहीं होती, अधिकारी क्यों चाहेगा बैठक? तो हम लगातार हिदायत करते हैं कि वो बैठक हो, लगातार हिदायत करते हैं कि इन लोगों के जो एक्ट से, कानून से जो राइट दिया गया है वो प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बावजूद भी आज 29 राज्यों में आपको बैठना पड़ रहा है, यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमसे भी कहा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जी कि हम इन लोगों को लेके आपके यहाँ भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता शाम को आप मेरे यहाँ थे, लेकिन आज मुझे नेपाल में अभी मेयर के इलेक्शंस हुए और हमारे अभिषेक शाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके भाई रजत शर्मा जी कपिल वस्तु के मेयर चुने गए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह, मुझे वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। आप यकीन करिए, आज मैं नेपाल के एक बड़े समारोह में रहता, लेकिन मुझे तय करना था कि मैं नेपाल के उस समारोह में रहूं या इस हाकर्स फेडरेशन के आपके जंतर मंतर पे आऊं। तो मैंने तय किया, मैंने तय किया कि वहाँ पे तो उनके मेयर का शपथ है, वो शपथ ले लेंगे, लेकिन बड़े सब अधिकारी रह लेंगे। ये मुझे लगता है कि अगर आज हमारे मेहनत कश कर्मयोगी जो मेहनत करके न केवल समाज के में योगदान देते हैं, देश के लिए टैक्स पेयर के रूप में भी काम करते हैं, बैंक की EMI भी देते हैं अगर लोन लेते हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर देश को बनाने में, तो आज भी मैं मानता हूँ कि देश का गरीब, देश का रेडी पटरी का मजदूर, ये इंसान देश की एकता और अखंडता के लिए और देश की विकास के लिए काम करता है। तो ये विकास के लिए जब काम कर रहा है, तो मैंने तय किया कि मैं नेपाल के बजाय जंतर मंतर में नेशनल हाकर फेडरेशन के बीच में, मैंने कहा था मैं आऊँगा। आज भी हमारे सिद्धार्थनगर के लोग सुबह गए थे, हमारे साथी छोटे भाई, तो इन्होंने कहा आना है मेरे एरिया के, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा।
तो मैं चाहता तो शाम को आप आते, शाम को मैं अपने घर पे मिल लेता, लेकिन वहाँ डेलीगेशन आता। जो मैंने वायदा किया था वो मैंने पूरा किया कि मैं आपके बीच में आकर के आपका ज्ञापन लेने का काम करूं, और मैं आपके पदाधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। अभी जो बुनियादी समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी संभव हो सकेगा हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी की हम रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। हमने एक अच्छा आपके हक हकूक़ के उस कानून के दायरे में हिफाजत रखने के लिए हमने रिकमेंडेशंस किया है, वो लागू भी होंगी। आगे भी भविष्य में आपके हक हकूक़ के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करने का वायदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।